हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाली है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए हम सीटेट का क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहली क्लास पर्यावरण की शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को पता है जैसा कि पर्यावरण में आपके 15 नंबर के कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 15 नंबर आपके पैडागोजी पूछे जाते हैं। तो आज हम कंटेंट का 15 नंबर का जो कंटेंट होता है उसी का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो दोस्तों, पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपके सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका यहीं से ये पर्यावरण जो है, इसके आपके 6 थीम है। इस 6 थीम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, जो कि पहला थीम है आपका परिवार और मित्र। परिवार और मित्र आपका पहला थीम है, जिसका परिवार और मित्र का उप थीम है संबंध, कार्य एवं खेल, पादप और जंतु। ये आपका उप थीम है। परिवार और मित्र एक थीम है और उसका 4 ये उप थीम है। जबकि दूसरा थीम है आपका भोजन, जल, आवास, यातायात और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यही आपके पर्यावरण की 6 थीम है। इसी से कंटेंट आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला है परिवार और मित्र, दूसरा आपका भोजन, तीसरा जल, चौथा है आवास, पाँचवा यातायात और छठा है आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बस यही 6 टॉपिक है पर्यावरण की, 6 थीम है, जिसमें से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यही 6 थीम का जो है सो परिवार और मित्र का 4 उप थीम है, जिसमें संबंध आ जाता है, कार्य एवं खेल, पादप, जंतु, है ना। तो सबसे पहले आपका देखते हैं यहाँ पर कि परिवार और मित्र का टॉपिक पहला थीम जो है, तो उसमें परिवार या फिर परिवार होता क्या है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार एक है, तो परिवार एक क्या है आपका, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? सामाजिक संस्था है। परिवार जो है आपका वो सामाजिक संस्था है, याद रखिएगा। बहुत यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे और घर के अन्य सभी सदस्य एक साथ में रहते हैं। तो परिवार की यही परिभाषा है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे और घर के अन्य सभी सदस्य यानी दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो परिवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से आपका 2 प्रकार के परिवार होते हैं, जिसमें पहला है आपका संयुक्त परिवार और दूसरा होता है एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार, तो देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो वैसा परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे एवं परिवार के अन्य सभी सदस्य एक साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार यही है का परिभाषा यही है कि वैसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे सभी क्या होंगे, पर माता पिता, उनके बच्चे यानी दादा दादी, उसके बाद बच्चे सभी के सभी एक साथ रहेंगे, उसी को कहते हैं संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार के कुछ गुण होते हैं, तो संयुक्त परिवार के गुण देख लेते हैं। तो संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं। तो संयुक्त परिवार के पहला गुण है कि कार्य विभाजन की विशेषता। संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ मिलकर के मान लीजिए काम करेंगे तो कोई भी काम आसानी से हो जाएगा, यानी कि कार्य को विभाजित करके सभी आदमी बांट करके करेंगे, तो यही एक विशेषता होगा कि किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि पारिवारिक धन का समान वितरण, माने पारिवारिक जो धन होगा उसको समान यानी सेम भागों में सभी को समान बांटना होगा। बच्चों की समुचित देखभाल एवं विकास, बच्चा जो होगा, बच्चा का समुचित देखभाल होगा और उसका विकास होगा, उसके देखभाल में कोई भी कमियां नहीं रहेगी, जिससे बच्चों का विकास अच्छा से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुजुर्गों की ज्ञान, अनुभव आदि का लाभ। संयुक्त परिवार जो होगा उसमें बुजुर्गों का ज्ञान बच्चों में अधिक से अधिक होगा। बच्चे, क्योंकि बच्चे अधिकतर आपके दादा दादी के पास रहते हैं संयुक्त परिवार में, इसलिए तो बुजुर्गों के ज्ञान का अनुभव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक जीवन का विकास होगा, साथ ही साथ समाज का जो जीवनी होता है उसमें विकास होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होगा। पारिवारिक परंपरा है किसी का, जैसे कि परिवार का, जैसे कि मान लीजिए कि महिला कोई काम के लिए घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो उसमें जब आपका संयुक्त परिवार होगा तो संयुक्त परिवार में गुण होगा कि सभी लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे, तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक विशेषता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार के दोष। अब संयुक्त परिवार के गुण था, संयुक्त परिवार के कुछ देख लिए, कुछ दोष भी होता है, तो दोष देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है दोष का कि व्यक्तित्व के विकास का अभाव। तो संयुक्त परिवार के व्यक्तित्व इसमें जो होगा सो व्यक्तित्व के विकास का अभाव होगा। पारिवारिक कलह होगा। पारिवारिक कलह यानी कि सभी एक साथ में रहेंगे तो हम हमेशा कभी न कभी कुछ न कुछ झगड़ा लड़ाई ये सब होते रहता है, यही है आपका पारिवारिक कलह। आलसी होना, पारिवारिक कलह होगा या फिर आलसी होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में 5 आदमी है, तो 2 आदमी का कोई भी काम करने के प्रति यानी जागरूक रहते हैं, तो उसी में होगा कि एक आलसी भी होगा। ठीक है, तो यही है संयुक्त परिवार के दोष। उसके बाद कठोर निर्णय होगा। अब एकल परिवार देखते हैं क्या होता है। तो वैसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो एकल परिवार क्या होता है कि वैसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, यही कहलाते हैं आपके एकल परिवार। समझ गए। संयुक्त परिवार में क्या था कि वैसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ में रहते हैं, सभी परिवार साथ में रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं, वही कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। जबकि एकल परिवार में क्या है कि वैसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे सिर्फ शामिल होंगे, इसमें दादा दादी नहीं होंगे, सिर्फ माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, एकल परिवार कहते हैं। अब एकल परिवार के गुण हैं कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर होगा, कलह का अभाव होगा। इसमें सिर्फ मान लीजिए सिर्फ एकल परिवार में सिर्फ माता पिता ही होंगे, तो इसमें कलह का क्या होगा, अभाव होगा, यानी कि झगड़ा लड़ाई का यानी कि कमी होगा, अभाव होगा। गृह संचालन की स्वतंत्रता होगा, यानी कि गृह संचालन जो होता है खाना पीना बनाने में स्वतंत्रता होगी, जो मर्जी होगा वो करेगा, करके अपना खाना बनाएगा। पति पत्नी में मधुर संबंध होगा, यही सब है ना। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है पॉइंट, तो एकल परिवार के भी कुछ दोष हैं, वो दोष क्या है देख लेते हैं। तो एकल परिवार के दोष हैं कि बच्चों के देखभाल की समस्या। तो एकल परिवार जो उसमें होगा उसमें दादा दादी तो होंगे नहीं, सिर्फ माता पिता ही होंगे, तो उसमें बच्चों की देखभाल की समस्या हो सकती है। उचित परामर्श का अभाव होगा, बच्चों को उचित परामर्श देने का अभाव होगा, है ना। नेक्स्ट है कि संकट के समय दयनीय स्थिति होगी, कोई संकट आएगी तो स्थिति दयनीय हो जाएगी, है ना। यही सब चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पति पत्नी के बीच कटुता का बढ़ना होगा। पति पत्नी के बीच कटुता बढ़ना यानी कि झगड़ा लड़ाई होगा तो कोई समझाने वाला नहीं रहेगा वहाँ। परिवार के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। 2 प्रकार तो देख लिए, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। संयुक्त परिवार के गुण हैं देख लिए, संयुक्त परिवार के दोष देख लिए, एकल परिवार के दोष देख लिए। अब परिवार के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए कि पितृ स्थान परिवार, मातृ स्थान परिवार, वैवाहिक परिवार, रक्त संबंध परिवार, है ना। तो ये सब भी है। अब परिवार की कुछ विशेषता है, जैसे कि वंशानुगत संबंध, विशेषताएं, वंशानुगत संबंध, वैवाहिक अनिवार्यता, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संस्था, ये सब भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि बालक के विकास में परिवार का महत्व। अब बालक के विकास में परिवार का महत्व क्या होता है, तो बालक के विकास में परिवार का महत्व है पहला पॉइंट कि शारीरिक विकास में परिवार का योगदान होता है। माता पिता का स्वस्थ तथा शारीरिक रचना का प्रभाव होता है। नियमित दिनचर्या होती है। समुचित व्यायाम एवं खेल। बालक के मानसिक विकास में परिवार का योगदान। बच्चों के बालक के यानी कि मानसिक विकास में परिवार का क्या योगदान होता है, तो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है।
कोई भी बच्चा है तो उनमें वंशानुक्रम का प्रभाव होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवार में वातावरण का प्रभाव होगा। परिवार का जो वातावरण होगा, रहन सहन होगा, वो बच्चा में आएंगे ही आएंगे। माता पिता की शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने परिवार की सभी विशेषता देख लिए। अब आते हैं मित्र पर, क्योंकि पहला थीम है आपका परिवार और मित्र। तो मित्र क्या होता है, तो सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, बालक होना चाहिए। तो बालक के कार्यों में यहाँ पर होना चाहिए बालक, है ना। तो बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला तथा उसके साथ खेलने वाला ही उसका क्या कहलाता है, कार्यों में सहयोग करने वाला तथा साथ में खेलने वाला ही उसका मित्र कहलाता है। अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा है। अब ये 3 भाग क्या है, तो सबसे पहला भाग है कि उपयोगिता की मित्रता, यानी कि उपयोग के लिए मित्रता। इसमें मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है, यानी कि हित के लिए मित्रता करता है, दोस्ती करता है, हित के लिए, स्वार्थ के लिए। नेक्स्ट जो है वो है आनंद की मित्रता, यानी आनंद प्राप्ति के लिए जो मित्रता किया जाता है, दोस्ती किया जाता है। इसमें मित्र वही होता है जो अपने खुशियों को एक दूसरे मित्रों के बीच बांटते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, उसका क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका अच्छी मित्रता। ये अच्छी मित्रता क्या होता है, इसमें दोनों मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है, यानी दोनों मित्र के बीच अच्छी मित्रता में होता है आपसी सम्मान का भाव होता है। इसमें मित्रता हित पूर्ति या आनंद के लिए नहीं होती है, इसमें दोनों आदमी को अपना देखते हुए चलना पड़ता है, सभी के दोनों के सम्मान के भाव को। अब संबंध क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग व्यवहार या रक्त संबंधों की भावनाओं से जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं ना। जिसमें मान लीजिए कि 1 से अधिक यानी 2 से अधिक लोग होंगे, जिसमें व्यवहार से या रक्त संबंध की भावना से, जैसे कि किसी का माता पिता का संबंध है, बाप बेटा का संबंध है, तो इस संबंध से जुड़े होते हैं, उसे ही कहते हैं संबंध। जैसे चाचा भतीजा का संबंध आपका रक्त संबंध कहलाएगा, चाचा भतीजा। जैसे कि वैवाहिक संबंध कहलाएगा। तो यही सब चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, आप संबंध का वर्गीकरण देख लेते हैं। संबंध का वर्गीकरण क्या होता है, उस संबंध का वर्गीकरण में होता है, जैसे आप मान लीजिए कि वैवाहिक संबंध है किसी के साथ, तो इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, देवर भाभी इत्यादि का संबंध, ये सब आपके वैवाहिक कारण संबंध होते हैं। कुछ होता है रक्त संबंध, इस प्रकार के संबंध रक्त के कारण बनते हैं, जैसे भाई बहन, दादा पोता, इस सब में रक्त का संबंध होता है। नेक्स्ट है आपका खेल कूद का बालकों के विकास में योगदान। खेल कूद का बालकों के विकास में क्या योगदान होता है, यानी कि बालक जो खेल कूद करता है तो उसके विकास में उसका क्या योगदान होता है, समझते हैं। तो उसके जो है सुसामाजिकरण का विकास होता है, यानी कि समाज में रहन सहन, समाज में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है, ये सब का उसमें विकास होता है। सक्रिय भागीदारी, समाज में सक्रिय भागीदारी, यानी कोई भी काम में हाथ मिलजुल करके हाथ बटाना, सक्रिय भागीदारी लेना। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास। साथ ही साथ बच्चों का जो होता है खेल कूद से बच्चों का शारीरिक तो विकास होता ही होता है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी अच्छे ढंग से हो पाता है। साथ ही बालक में सृजनात्मकता आती है, यानी कि बालक खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है, उसमें सृजनात्मक आता है। सृजनात्मक कहने का मतलब हुआ कि उसमें वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है, वो कोई भी चीज़ के प्रति वैज्ञानिक की तरह अपना सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है काफ़ी हद तक। ये होता है सृजनात्मक, यानी कि वैज्ञानिकता वाला भाव उसमें आ जाता है। सीखने में मदद, बाद बाकी उसको सीखने में भी मदद मिलता है, खेल कूद से कई चीज़ सीखता है बच्चे खेलने से, है ना। नेक्स्ट है आपका स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता में विकास। कोई भी चीज़ में स्वयं का निर्णय लेने की क्षमता में भी उसमें जो है सो विकास होता है। स्टापू एक स्थानीय खेल है, या ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच कहा जाता है। इसे यहाँ पर टिप्पी होना चाहिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर टिप्पी से खेला जाता है, इसे टिप्पी से खेला जाता है। तो चलिए आज यह परिवार और मित्र का वीडियो यही अंत होता है। नेक्स्ट डे देखेंगे आपका पौधा से। तो आज तक के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।